नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिस्टम्स हम पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने देखा था तीन तरह के सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. A process is an operation which brings about changes in the state of a system. It is accompanied by the changes in energy and mass. Standard states: the state of a system at 290 Kelvin and 101.3 kilopascal, or we can say 1 atm pressure, is known as standard state of a system. अब किसी भी तरह का ये जो प्रोसेस जिसमें एनर्जी और मास में चेंज करके और उस सिस्टम को कैरिड आउट किया जाए, दूसरे स्टेट में ले जाया जाए, तो इसी को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस अलग अलग कंडीशंस में हो सकते हैं, जिनमें जैसे आप देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी ना तो प्रोवाइड की जाती है ना उससे एब्जॉर्ब की जाती है। थर्ड है आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। फोर्थ आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है। फिफ्थ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके वापस से रिवर्स डायरेक्शन की तरफ आ जाए। फिर सिक्स्थ इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। सेवेंथ साइक्लिक प्रोसेस, अलग अलग पॉइंट्स और पाथ से होते हुए वो वापस इनिशियल स्टेज में आ जाए, वो साइक्लिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा अभी बताया था, जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट. It is a process carried out in a closed vessel. For an isothermal process, dt is equal to 0, मीन्स टेम्परेचर का जो चेंज है वो ज़ीरो होगा, यानी प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर के प्रोसेस के फिनिश होने तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स एट द सेम टेम्परेचर इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा कैसा आप आइस के लिए भी ले सकते हो। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, हिंदी में इसको रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। अभी बताया था आप लोगों को कि जिसमें हीट एनर्जी का कोई एक्सचेंज ना हो। एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। एडियाबेटिक प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन आइसोलेटेड वेसल। आइसोलेटेड का मतलब हिंदी में इसको विलगित निकाय बोलते हैं। किसी भी तरह की एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ क्यू क्या है, एनर्जी है, तो डी स्मॉल चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। डेल्टा क्यू भी आप बोल सकते हो, जिसमें 0 होगा। एग्जाम्पल, बस्टिंग ऑफ अ हाई प्रेशर टायर ट्यूब इज क्लोज्ड इनफ टू एन एडियाबेटिक प्रोसेस। जब टायर बस्ट हो रहा है तो उस दौरान वो प्रोसेस एडियाबेटिक होगा, हालांकि उसके बाद में फिर एनर्जी का एक्सचेंज होगा, लेकिन जिस मोमेंट पर बस्ट हो रहा है वो, या आप यूँ कह दीजिए कि एक थर्मस के अंदर अगर किसी तरह का एक्सचेंज होता है, किसी तरह का चेंज होता है, एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है। थर्मस के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम है, ना मैटर का है और ना एनर्जी का है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह की प्रोसेस हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे प्रेशर कुकर है, उसके अंदर कोई दाल हम गर्म कर रहे हैं, बॉयल तो नहीं होती, लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि बॉयल हो रही है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं और हमने हीट को प्रोवाइड करना बंद कर दिया, तो उस टाइम पे तब भी वो दाल हमको ऐसा बॉयल होती हुई सी लगती है, तो वो प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है इसमें। इट इज़ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। दे आर कैरिड आउट इन एन ओपन प्रोसेस। For an isobaric process, dP is equal to 0. Example, a chemical reaction carried out in a test tube
टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है ओपन सिस्टम के अंदर, ताकि जो प्रेशर है वो एक जैसा बना हुआ रहे। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। जैसे कि किसी सिलेंडर के अंदर कोई आप रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हो, उस पर आपने पिस्टन लगाया हुआ है लेकिन उसको क्लोज कर दिया है या लॉक कर दिया है, या फिर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस पर कॉर्क लगा करके उसके बाद अंदर की रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से ही पता पड़ रहा है कि इनिशियल स्टेज से लेकर के आप वापस फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं, फाइनल से वापस आप इनिशियल पर आ सकते हैं। In a reversible process, the system changes in a such a way that the system and surroundings can be put back in their original states or initial states by exactly reversing the process. Changes are infinitesimally small in reversible process. अब ये जो फिगर आप देख रहे हो उसके अंदर जैसे कि हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, और जितनी एनर्जी एक्सपेल हुई उतनी ही एनर्जी वापस सिस्टम के अंदर चली जाए, तो जो इनिशियल स्टेट है वो हमको वापस मिल जाएगी। यही रिवर्सिबल प्रोसेस है। और एक बात ध्यान देने की है कि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल प्रोसेसेस होते हैं, या बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन होता है ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस नाम से पता लग रहा है कि एक बार वो प्रोसेस अगर कैरिड आउट हो गया तो अपने आप वो रिवर्स नहीं होता है, हमें एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू उसको रिवर्स करना पड़ता है, तब जाकर के वो रिवर्स होता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये यहाँ एक सिलेंडर बताया हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर दो तरह के मतलब पिस्टन मान लीजिए, या आप ये एक पार्शन किया हुआ है, ये पार्टीशन सॉरी, तो ये जो गैस इसके अंदर है, इस गैस को अगर आप ये जो मूवेबल पार्टीशन है या पिस्टन है, इसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, ये गैस इस तरह से फैल जाएगी। अब ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। हमें इस पिस्टन का यूज़ करके और इसको वापस वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें इनिशियल स्टेट मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेचर में होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रियल प्रोसेस आप उनको बोल सकते हो। तो irreversible process cannot be undone by exactly reversing the change to the system. All spontaneous and real processes are irreversible. लास्ट आ रहा है साइक्लिक प्रोसेस। ये जो साइक्लिक प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये अलग अलग पॉइंट्स और पाथ से होकर के गुजरेगा और इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। A process during which the system undergoes a series of changes and returns to its initial state. जैसे कि वाटर साइकिल है, बारिश होती है तो समुद्र का पानी उड़ करके और बादलों के रूप में आसमान में जाता है, फिर बरस करके नदियों से होते हुए वापस समुद्र के अंदर आ जाता है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होती है जो आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ी हुई है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, दो तरह की मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होगी जो सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है या इंडिपेंडेंट रहती है क्वांटिटी पर। तो आप बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि इंटेंसिव से इंडिपेंडेंट ध्यान में रखना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, property of a system is a property of a system which does not depend on the quantity of substance present in the system. For example, density, viscosity, surface tension, pressure, temperature and many more. यहाँ सिंपली हमको पता लग रहा है डेंसिटी,
जैसे आप आयरन ले लीजिए, आप 1 किलोग्राम लीजिए और 5 किलोग्राम लीजिए, दोनों की डेंसिटी को चेक करेंगे तो सेम आएगी। मतलब चाहे 1 kg हो, 5 kg हो, 10 kg हो, क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है डेंसिटी। ऐसा कैसा विस्कोसिटी है। सिमिलरली सरफेस टेंशन, प्रेशर भी डिपेंड नहीं करता है क्वांटिटी पे, टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता है। फिर हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करेगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज अ सिस्टम which depends upon the quantity of substance present in the system. For example, mass, वैसे ही मालूम पड़ रहा है कि क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो मास भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा हुआ है एवोगाड्रो लॉ, एन वी इज़ प्रोपोर्शनेट टू एन, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। फिर एनर्जी, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी। 1 लीटर पेट्रोल के बजाय 2 लीटर पेट्रोल में एनर्जी ज़्यादा होती है। एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाला जो एनर्जी चेंज का प्रोसेस है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। डिटेल इसकी आगे बढ़ेंगे एंड मैनी मोर। नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। सिस्टम और प्रोसेसेस को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वही पैरामीटर हम देखते हैं। सबसे पहला है इसमें इंटरनल एनर्जी। नाम से पता लग रहा है इंटरनल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी possessed by the system due to its nature, chemical composition and thermodynamic state. Its value depends on the mass of the system and its state. It is made up of a number of energy like kinetic energy और न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, और आप कह सकते हो केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जो डिपेंड करेगी क्वांटिटी पर। इट्स डेफिनेट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट change in internal energy can be determined. It is directly proportional to the temperature of the system. ध्यान देना, जो इंटरनल एनर्जी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी में जो चेंज होता है उसको मेज़र किया जा सकता है, जो आप डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और अल्टीमेटली जैसे पार्टिकल्स वगैरह हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ये हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर मैटर या एनर्जी या फिर दोनों के एक्सचेंज होने से जिस तरह के चेंजेस होते हैं, या जो जिन चेंजेस से होकर के सिस्टम गुजरता है, तो उसी को हम प्रोसेस बोलेंगे। और जो पूरी साइकिल है उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, वो एक सीक्वेंस में मूव करते हैं और अलग अलग तरह की थर्मोडायनेमिक स्टेट से होकर के गुजरते हैं। और ये प्रोसेसेस जो बता रखे हैं ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। आइसोथर्मल, आइसोबार, आइसो एंट्रोपिक और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हम पहले देख चुके हैं। देखो इसके अंदर आपने एक नई टर्म पढ़ी है आइसो एंट्रोपिक। ये एंट्रोपी में चेंजेस से रिलेटेड है। एंट्रोपी एक्चुअल में इसको आप मान लीजिए रैंडमनेस होती है। तो इसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं हीट एंड वर्क, दोनों ही आप एनर्जी की फॉर्म्स मान लीजिए। तो एनर्जी हम प्रोवाइड करें हीट एनर्जी की फॉर्म में, या फिर हम उस पर वर्क करें। उल्टा भी पॉसिबल है कि एनर्जी प्रोवाइड की जाए सिस्टम के थ्रू या फिर वर्क किया जाए सिस्टम के थ्रू। अब ये जो फिगर है इस फिगर को देखते हैं और समझते हैं। ये तो सिस्टम है जिसके अंदर माल मटेरियल लिया हुआ है, गैसेस हो सकती है, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, और बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है बाकी बचा हुआ वो सारा सराउंडिंग्स है, बाकी बचा हुआ यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग्स आपस में एक बाउंड्री के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। देखिए अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम के थ्रू तो यहाँ पर क्या होगा, Q इज़ लेस देन 0, ठीक है।
और अगर सिस्टम की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो Q इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ध्यान देना, ये Q हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना, रिलीज करना, उससे रिलेटेड है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिस्टम वर्क करता है तो W इज लेस देन ज़ीरो। ध्यान देना, इसको आप -W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वर्क डन ऑन सिस्टम तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसके जो साइन हैं वो माइंड में रखना। अगर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, यदि सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो नेगेटिव होगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव होगा, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं कि हीट एनर्जी हम सिस्टम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दो अलग अलग तरीके पॉसिबल हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हीटिंग means heating an object from T initial to T final using infinite heat reservoirs. Irreversible heat transfer means heat transfer across temperature difference delta T. Heating an object from 100 Kelvin to 1000 Kelvin by using heat reservoir of temperature 1000 Kelvin is an example of irreversible heating। यानी 100 से लेकर के 1000 केल्विन तक हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हुए टेम्परेचर को राइज किया। दूसरी तरफ जो रिवर्सिबल हीटिंग का प्रोसेस है, हालांकि वो होता नहीं है, लेकिन हम इसको यूँ समझें, वाइल हीटिंग एन ऑब्जेक्ट 100 to 1000 Kelvin यूजिंग रिवर्स रिजर्वियर ऑफ टेम्परेचर 100 + dt। अब ये जो 100 + dt है, बस उसी मोमेंट पर आप 100 - dt जो एक स्मॉल चेंज होता है टेम्परेचर का, वो रिवर्स करते हुए वापस से फिर आप फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो। तो 100 + 2 dt, अब उसमें से 100 + 2 dt में से एक dt को वापस से आपने माइनस किया, फिर वापस +2 dt करते हुए और उसके बाद में -dt किया। छोटे छोटे जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उनको मिलाकर के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो वो 1000 केल्विन तक पहुंचेगा। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल हीटिंग। आगे लिखा हुआ देखिए, यू कैन क्लियरली सी रिवर्सिबल हीटिंग इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अब जो हीटिंग का प्रोसेस है उसको हम समझें कि जैसे एक सिस्टम है, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वर्क के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होगी। जैसे ये फिगर देखिए, इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमने वाटर लिया है, उसकी जो एनर्जी है एब्सोल्यूट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, आप उसको E से रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट एनर्जी, तो उससे ये जो डेल्टा E की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। डेल्टा E आप यूँ कह दीजिए, ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है एनर्जी की, उनके बीच में डिफरेंस पर। और ये हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वाटर की वेपर बन रही है। मतलब आप यूँ कह दीजिए कि ये एक तरह का वर्क हो रहा है। हालांकि ये ओपन सिस्टम है, अगर आपने एक सिलेंडर के अंदर इस तरह से हीट किया और पिस्टन लगा दिया तो क्या होगा, वो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी वर्क हो रहा है। इसको आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मतलब हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो दो काम कर रही है। पहला तो ये कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ा रही है, और दूसरा क्या है, वो वर्क में भी कन्वर्ट हो रही है। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। हम ये Q एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी, तो ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है और साथ में वर्क भी हो रहा है, जो अभी पिस्टन वाला मैंने आप लोगों को बताया। तो ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट है। तो यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड, या सीधे सीधे आप बोल दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी means energy cannot be created nor destroyed, it can be transformed
from one form into the another form. अब इस टेबल के अंदर देखिए टाइप ऑफ वर्क्स बता रखे हैं, अलग अलग तरह के वर्क हैं, जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन है, स्ट्रेचिंग है, सरफेस एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये सारे वर्क हैं। इनकी डिटेल आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी या हो सकता है अब आप पढ़ें। इनकी यूनिट्स भी दी हुई है लास्ट वाले कॉलम के अंदर। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। आगे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। ड्राइविंग फोर्स इज लार्ज एंड फाइनाइट, जो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू कैरिड आउट किया जाता है। पीवी वर्क, इन दोनों ही केस में आप देख लीजिए, ये जो पीवी वर्क है, पीवी वर्क इज डन अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस। जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगाया हुआ, आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वेपर बन रही है या गैस बन रही है, तो उससे पिस्टन का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह का वर्क हो गया। फिर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस एक्रॉस। आपने हीट एनर्जी दी तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के काम में आएगा और वर्क भी उससे होगा, पर ये नहीं होगा कि वो वापस से जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और जैसे बाइक चल रही है पेट्रोल से, तो पेट्रोल कन्वर्ट हो रहा है धुएं के अंदर, वो धुआं वापस कलेक्ट करके आप उसको वापस एनर्जी, हीट एनर्जी दे करके पेट्रोल नहीं बना सकते, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल 4 तरह के लॉज हैं जो 0 से लेकर के 3 तक के हैं, यानी 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हम पढ़ चुके हैं, ध्यान आया होगा आप लोगों को। Therefore the total energy of the universe is constant, यानी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी वो सारी कांस्टेंट रहेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी कैन हाउएवर बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा। सिस्टम से सराउंडिंग को भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम को भी एनर्जी, यानी ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी। तो एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ओवरऑल यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखा था, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। या इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकल फॉर्म, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जो डेल्टा यू क्या है, वो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है वो है, क्यू जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो है, और डब्ल्यू सिस्टम पर वर्क किया गया है वो। यानी सिंपली आप ये ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है क्यू और डब्ल्यू पर। आप हीट एनर्जी दे रहे हो तब भी सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और वर्क उसके ऊपर कर रहे हो तब भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अब ये जो डेल्टा यू है ये नेगेटिव कब होगा, जब या तो आप हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करो या सिस्टम प्रोवाइड करे, या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ एक एग्जांपल से समझाया हुआ है। बाईसाइकिल पंप, जो पंप जिससे आप साइकिल में, फुटबॉल में हवा भरते हो, आपने महसूस किया होगा कि जब हम पंप से हवा भरते हैं तो पंप गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों होता है, हम उसमें एक तरह से वर्क कर रहे हैं। पिस्टन को आपने ऊपर लिया, फिर नीचे की तरफ कंप्रेस किया, उसके अंदर एक ऐसा वाइसर लगा हुआ रहता है, जब पंप को ऊपर की तरफ खींचते हो तो बाहर की हवा अंदर की तरफ मूव करती है। लेकिन जब आप उसको दबाते हो, पिस्टन को प्रेशराइज करते हो, तो वो वाल्व अंदर की हवा को बाहर की तरफ जाने नहीं देता है, और फिर हवा जब पिस्टन दबाने के साथ में कंप्रेस होती है, तो एक तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी उसके अंदर जनरेट होती है, दूसरा हमने वर्क किया तो हवा कंप्रेस हुई, उसका वॉल्यूम कम हुआ, पार्टिकल्स पास में आए, उनके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, उसकी वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई ओवरऑल वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, यानी हमने वर्क किया
और वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई, एयर कंप्रेस हुई, तो वो एयर जो कंप्रेस्ड एयर है वो भी एक तरह से आप मान लीजिए कि एनर्जी कंजर्व्ड हुई। जो कंप्रेस्ड एयर है वो पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म हो गई। हालांकि यहाँ पे जो शो किया हुआ है उसमें केवल फ्रिक्शन को ही बता रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन के साथ साथ में उसमें कंप्रेशन और वर्क डन है उसके थ्रू भी अप्लाई हुआ है। तो बच्चों फर्स्ट लॉ और उसका मैथमेटिकल फॉर्म और उसके जो एप्लीकेशंस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं। नोट्स बनाइएगा, मुझे भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।